खुद के विषय में सन बनाएं, आधा सन इस तरह से सन बनाएंगे हम। ओके, चलिए अब चीज़ों को समझिए, फिर सब कुछ अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर हम सन की बात करें तो ये मैंने हाफ आपके सामने बनाया है, हो सकता है शेप उतनी परफेक्ट ना हो सके। इट इज़ द हाफ ऑफ द सन। ओके, सो द कंप्लीट रेडियस of the sun is 6,96,000 kilometer. So the radius of the sun is 6,96,000 kilometer. There are total 6 layers of the sun. अगर हम उसके रेडियस की बात करें तो 6,96,000 किलोमीटर है। टोटल 6 लेयर्स हैं सन की। अंदर से बाहर की तरफ जानना चाहोगे कि बाहर से अंदर की तरफ? अंदर से बाहर आना चाहते हो? चलो अंदर से बाहर लाते हैं। अगर अंदर से बाहर आए तो कोर है, रेडिएटिव जोन है, कन्वेक्टिव लेयर है, फोटोस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर है और कोरोना है। तो ये अंदर से बाहर की तरफ है। अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास क्या आता है, ये कोर है पूरा का पूरा। ओके, कोर है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ज़्यादा ही ओवर हो गया ये। कोर है, मार्क कर देना दूसरा। कोर, कोर के अंदर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं इसको समझना ज़रूरी है। ये कोर ही है सन का जिसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। ओके, जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन एक लाइटर एलिमेंट है, हीलियम उससे भारी एलिमेंट है। जब एक लाइटर चीज़ भारी चीज़ में परिवर्तन होगी, हल्की भारी में बदलेगी, तो क्या होगा? When the lighter element is going to convert into the heavier element, then what will be the resultant effect? आपको मैं बताता हूँ। सपोज़ कीजिए हाइड्रोजन मिल करके हीलियम को जन्म दे रहे हैं, इसका नमूना क्या निकलेगा? आइंस्टाइन की एक थ्योरी है, दैट इज़ E इज इक्वल टू mc²। इसका मतलब ये है कि जो भी एनर्जी है वो मैटर ही तो बनेगी। एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द मैटर, और जो मैटर है उसमें एनर्जी है। द साइमल्टेनियस एस्पेक्ट इज द एवरी मैटर इज समवेयर इनकैप्सुलेटेड विद एनर्जी। सो जब दो बॉडीज आपस में आकर के मिलेंगी, इनके आपस में जुड़ने से इनका जो ओरिजिनल मैटर था उसमें से कुछ लॉस होगा, कुछ लॉस होगा। इसे कहते हैं मास डिफेक्ट। इट इज़ कॉल्ड मास डिफेक्ट। दोनों ने मिलके एक नया बनाया है ना, दोनों के ओरिजिनल में कुछ तो लॉस हो जाएगा। वो जो मास डिफेक्ट हुआ है ना, वो एनर्जी बन जाता है। अगर E इज इक्वल टू mc² है तो फिर इज इक्वल टू है ना, वहाँ पे फ्लो इधर वे है ना, इधर से उधर फ्लो कर सकता है, उधर से इधर फ्लो। सो इफ whenever there will be combination between the two hydrogen, there will be resultant mass defect in the original mass of the hydrogens, and that defected mass, that lost mass will somewhere be conserved in the form of energy. It will be converted into energy. The prominent word is the conserved, and that is the actual energy that we are talking about. That is the energy of the heat, of the radiation, of the electricity, of the magnetism of the sun. That is the basis of the sun, and that is the actual energy in the core of the sun. Okay, so that energy resulted from the defect of the mass is the actual energy of the sun. Okay, and there is a fusion of the hydrogen into hydrogen, so it is the energy due to the fusion. It is the energy due to the fusion. So nuclear fusion हुआ है। फ्यूजन का मतलब है दो चीज़ों का मिलन होना। यही अगर मैं हीलियम को तोड़ता तो वो फिशन होता। हीलियम जुड़ा ही है इसलिए ना, मैं हूँ और आप हैं, हम दोनों आपस में जुड़े ही इसलिए क्योंकि कोई फोर्स लगी है, और वो फोर्स लगने से हम जुड़े हैं, तो वो हमारे अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। अब जब हमें आप तोड़ेंगे तो वो एनर्जी रिलीज़ होगी। ये एक तरीका था, ये फिशन से होती है। लेकिन जो फ्यूजन में है, फ्यूजन में मैंने अभी बताया कि हम दोनों लोग जुड़ेंगे ही इस वजह से। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी है इस पर्टिकुलर रीजन में, उस एनर्जी के वजह से ही
यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से ही तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। बिकॉज अगर आप आज की डेट में न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, दो एलिमेंट्स को मिलाना आपके लिए ईजी नहीं है, उसके लिए आपको बहुत हाई लेवल टेम्परेचर अचीव करना पड़ता है। और वो टेम्परेचर आप अचीव कर पा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि वो जो मास डिफेक्ट हुआ था उसकी वजह से एनर्जी मिली, वही एनर्जी असल में रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के जुड़ने के लिए। आई बात समझ में? तो इतना टेम्परेचर है इसलिए हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है और इसी की वजह से हीलियम बढ़ रहा है और यही प्रोसेस आगे एनर्जी को जन्म दे रहा है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, बिकॉज देयर इज अल्टीमेट प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, that energy is responsible for high level temperature and that temperature is somewhere directly proportional to the pressure because the volume is constant, and then pressure is responsible as a compelling force for the fusion between the two hydrogen elements, and ultimately these atoms, they are going to fuse with each other and they are resulting into the helium, but there is mass defect in the resultant material as compared to the original material, and that defected mass is somewhere converted into the energy, and that energy in effect is responsible for that temperature. So it is a continuous process inside the core of the sun. That's why there is a high level density also, because when there is a fusion of hydrogen into the helium, there is ultimate dense atmosphere, there is a mass, because helium heavy है as compared to hydrogen, और एक लाइटर चीज़ हैवी चीज़ में कन्वर्ट हो रही है तो डेंसिटी बढ़ रहा है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपने वॉल्यूम तो वही रखा हुआ है लेकिन आप हाइड्रोजन से हीलियम में बदल रहे हैं तो हल्की चीज़ें भारी में बदलती जा रही हैं तो मास बढ़ा रहे हैं आप, तो देन डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हमने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए डेंसिटी बढ़ रहा है, कोर में डेंसिटी बढ़ रहा है। तो कोर की डेंसिटी लेड के कंपैरेटिवली 12 टाइम्स ज़्यादा होती है। द कोर डेंसिटी एज कम्पेयर टू द लेड, इट इज़ 12 टाइम larger than the density of the lead. So it is very dense region, it is very hot region, very temperature oriented region. The pressure is also very high. Why the pressure is high? Because the high density is responsible for the high pressure, because the hydrogens are getting converted into the helium and those heliums are creating a dense atmosphere, and that's why the density is responsible for the high pressure, and that high pressure is ultimately collaborating the different hydrogen atoms. आई बात समझ में जी? ये सारा फिनोमेना इसके अंदर हो रहा है, तो इसलिए टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ओके, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अंडरस्टैंड करो कितना हुआ टेम्परेचर। द 15 मिलियन, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनसाइड द सन, and this is the exact temperature, this is the exact temperature that we need on this planet Earth to combine hydrogen into hydrogen. That's why it is not easy to achieve this. Okay, so that's why we are using nuclear power plants on the basis of the fission. That's why we are using fission based nuclear power plants, because at least to combine the hydrogen with the hydrogen we need to create 1 crore degree Celsius temperature, and it is not easy to produce that. जितना गेन नहीं करेंगे एनर्जी उतना खर्च कर जाएंगे एनर्जी, समझिए उस बात को। तो ये तो सन के अंदर तो खुद हो रहा है, तो कोर रीजन में ये पैदा होता है। ये कोर समझ आया सन का? अब जब कोर के अंदर इतना 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 12 टाइम ज़्यादा डेंसिटी आ गया लेड के कंपैरेटिवली। लेड इज़ वेरी वेरी डेंस, शीशा जैसे अपन कहते हैं, उसके कंपैरेटिवली। अब उससे आगे अब हमें देखना तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये सारी की सारी जो एनर्जी है ये एमिनेट होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। लेकिन जब ये इनिशियली एमिनेट फॉर्म में आएगी तो कैसे आएगी, बाहर एनर्जी कैसे आएगी? अब एनर्जी चाहिए अपन को सरफेस पे, सरफेस तक एनर्जी कैसे सफ़र तय करेगी? अब ये भी एक गुत्थी है। सन के सरफेस से अर्थ तक एनर्जी आती है 8 मिनट 20 सेकंड में, लेकिन आपको पता है कि सन के कोर से सन के सरफेस तक एनर्जी आती है मिलियन ईयर्स में। it takes million year for the energy to traverse from the core to the surface of the sun, but look at the distance, it is nothing,
When you are comparing the distance of the surface of the sun with the earth, it is humongous, but there is only 8 minute 20 second responsible for the complete travel of the energy. But why there is more time as compared to the travel of energy from center, from core to the surface? we will discuss about that. उसको समझते हैं. सबसे पहले चीज़ों को समझना होगा. वो कैसे समझेंगे? एनर्जी लेके कौन जाता है? For the transfer of energy, we need some kind of pathway. Okay? Pathway, the carriers, कि कौन लेकर के जाने वाले हैं, उनकी चर्चा होनी जरूरी है. तो एनर्जी के मूवमेंट करने के तरीके समझ लें. हीट कैसे मूव करती है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो देर आर 3 वे. फर्स्ट वन इज द कंडक्शन, सेकेंड वन इज द कन्वेक्शन, थर्ड वन इज द रेडिएशन. रेडिएशन बड़ी जोर से बोला किसी ने, इसका फेवरेट लग रहा है. कौन है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. दीज आर द 3 पाथवेज बेसिकली अवेलेबल टू ट्रेवल द एनर्जी, टू ट्रेवल द हीट. ये 3 तरीके से हम एक जगह से एनर्जी लेकर के जा सकते हैं. ये कैसे होता है सुन लो. मैं सिंपली बात करूँगा. एक टीम क्रिकेट प्लेयर्स की खड़ी है 11 लोगों की, और उन 11 लोगों से एग्जांपल लेते हैं. सपोज देयर इज़ अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम. ओके, सपोज़ कीजिए कि बीइंग अ कैप्टन मेरे हाथ में ये क्रिकेट बॉल है और मुझे ये लास्ट प्लेयर को देनी है. तो पहला तरीका ये है कि मैं अपने साथ के खिलाड़ी को दूं, वो अपने साथ के खिलाड़ी को दे, वो अपने साथ के खिलाड़ी को दे. ये लास्ट प्लेयर तक पहुंच जाएगी बॉल. यानी कि मैं एज अ पार्टिकल यहाँ से आगे मूव नहीं हुआ, मैं लास्ट प्लेयर तक नहीं गया. मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी साथ वाले को दी, उसने अपने साथ वाले को दी. तो हम कंडक्ट कर रहे हैं. There is a process of conduction. I am simply transferring my heat to my next body, and that body is simply transferring heat to the next body, and that heat ultimately reach to the last body, and it is simple phenomena. Suppose there is a fire, burning fire, and you are putting iron rod on that. तो वो एक कॉर्नर से गर्म होनी शुरू होगी और फिर लास्ट कॉर्नर तक गर्म होगी. बट उस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक आने में टाइम लगेगा और वो कॉर्नर बाद में गर्म होगा, बहुत बाद में गर्म होगा. बिकॉज देर इज़ कंडक्शन. बिकॉज वो जिन पार्टिकल से वो सॉलिड बना है, वो पार्टिकल्स उस पॉइंट से उस पॉइंट तक मूव नहीं कर रहे. वो हर पार्टिकल अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर दे रहा है. जैसे मैंने बिना गए लास्ट प्लेयर को बॉल दे दी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन साथ के पार्टिकल्स के द्वारा ये कंडक्ट किया हमने, एनर्जी का कंडक्शन हुआ. तो ये है कंडक्शन प्रोसेस. सेकेंड प्रोसेस है कन्वेक्शन. ये मेरे पास एक ऑप्शन है. मेरे पास क्रिकेट बॉल है, मैं कैप्टन हूँ, मुझे लास्ट प्लेयर को देना है. मैं बॉल हाथ में लेके खुद ही लास्ट प्लेयर के पास चला जाऊँगा. मैं साथ वालों को बॉल नहीं दूंगा, मैं ही खुद चला जाऊँगा. नाउ द पार्टिकल इज कैरिंग इट्स एनर्जी डायरेक्टली टू द अनदर पार्टिकल. इट्स कैरिंग एनर्जी डायरेक्टली टू द अनदर पार्टिकल. इट इज़ कन्वेक्शन. कन्वेक्शन लाइक यू आर हीटिंग द वाटर बिफोर प्रिपेयरिंग द टी. जब आपने चाय बनाने से पहले पानी डाला है, तो जो बॉटम में पानी है वो पानी है क्या? इट इज़ अ मॉलिक्यूल ना, दैट इज़ अ वाटर मॉलिक्यूल्स ना. तो H2O मॉलिक्यूल को पतीले का तला टच हुआ और उसमें उसको हीट मिली. एकदम से वो H2O मॉलिक्यूल हीट लेकर के खुद ही ऊपर आ गया, और जब ऊपर आने के बाद ठंडा हुआ वापस चला गया गर्म होने के लिए. तो दैट्स वाई देयर इज़ अ वर्ल मोशन इन द टी. आप देखते हैं ना, टी में वर्ल मोशन होता है. वर्ल मोशन कैसे होता है? नीचे सेंटर वाला हिस्सा ऊपर आता है, साइडों की तरफ बिखरता है ना. तो वो पार्टिकल नीचे से हीट लेकर के सरफेस पे आते हैं, ऊपर धुआं छोड़ के, भाप छोड़ के, ठंडे होकर के. इसलिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप नीचे से दें, उबाले उतने जलजले उतने ऊंचे आते हैं. और जैसे ही आप आँच कम कर देते हैं, जलजला कम हो जाता है ना, ऊपर पानी उठना. सो देर आर हाई सर्जेस इन द वाटर, बॉइलिंग वाटर. So if you increase the fire, then water will boil more and more. Why? Because वो ज़्यादा हीट के साथ ट्रैवल कर पा रहा है और वो उसकी हीट डिसिपेट होने में टाइम ले रही है, इसलिए वो उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो वो उतना ही ऊंचा जा रहा है. जैसे ही उसकी हीट एटमॉस्फेयर में डिसिपेट होती है, वो वापस गिरता है फिर से गर्म होने के लिए. ये कन्वेक्शन है कि पार्टिकल डायरेक्ट अपनी हीट दे रहा है किसी को. लेकिन तीसरा तरीका ये था कि मेरे पास बॉल है. पहला तरीका था मैंने साथ वाले को बॉल दी. दूसरा तरीका था मैं खुद बॉल ले गया. तीसरा तरीका ये है कि ना मैं बॉल साथ वाले को दूंगा, ना मैं खुद बॉल लेके जाऊंगा, मैं यहीं से उड़ा के कैच दूंगा उसको, पकड़. ये हो गया रेडिएशन. मैंने यहीं से उड़ा करके कैच दे दिया, पकड़. ओके, सो आई कैन थ्रो दैट बॉल डायरेक्टली टू द लास्ट प्लेयर. आई एम नॉट गोइंग टू दैट प्लेयर. I am not transferring that ball to the immediate player standing besides me. I am directly throwing that ball to the last person.
So this is radiation. There are three ways to transfer energy or heat. So the conduction, convection and the radiation exactly happens with the sun. Exactly happen with the sun. What is happening over there? The first aspect is energy is developing into the development is not good word. Energy is converting. So energy is always conserved in the nature. Energy cannot be created nor be destroyed. ना तो पैदा कर सकते हैं ना उसको तोड़ सकते हैं, वो कन्वर्ट होती है. जैसे जो एनर्जी हाइड्रोजन में स्टोर थी वो हीलियम में गई, हीलियम में जो जाने के बाद बाकी मिली फिर अपन को, तो कोर से वो निकली है. तो अब इतने बड़े अमाउंट में एनर्जी निकली है, बहुत ही बड़े अमाउंट में एनर्जी निकली है, पहला एस्पेक्ट. और सेकेंड एस्पेक्ट मीडियम, ये जो पर्टिकुलर मीडियम की बात करें, उस अल्टीमेट हाई एनर्जी की वजह से पूरी तरह से चार्ज हो गया है. It is ultimately charged. Why it is charged? Now you need to understand the beautiful aspect related with the sun. जब आप सन को स्टडी करते हैं उसमें एक खास चीज़ है. मैं जिस एटमॉस्फेयर में बात कर रहा हूँ इस समय, मेरे अराउंड एक एटमॉस्फेयर है. यहाँ पे मैं सांस ले रहा हूँ, गैसेज हैं, लेकिन ये न्यूट्रल एटमॉस्फेयर है. ये न्यूट्रल एटमॉस्फेयर है. दिस इज़ द न्यूट्रल एटमॉस्फेयर. लेकिन जब हम सन की बात करते हैं तो क्या होते हैं? सन में आपको एटम्स एग्जिस्टेंस कराना बहुत मुश्किल है, मॉलिक्यूल्स एग्जिस्टेंस कराना तो उससे भी बहुत मुश्किल है. तो कंपाउंड कहाँ से ही बनाएंगे आप? इसलिए सन में सॉलिड तो मिलता ही नहीं. सन में सॉलिड तो मिलता ही नहीं. सन सरफेस इज़ नॉट सॉलिड एज कम्पेयर टू द अर्थ. अर्थ पे कोई चीज़ जाके ऐसे लैंड हो जाती है, सरफेस सॉलिड है. सन का सरफेस ऐसा नहीं है, वो ग्रैनुलर है. दैट इज़ ग्रैनुलर, नॉट सॉलिड. सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लिक्विड तो हो ही नहीं सकता. टेम्परेचर देखिए कितना है, तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर इवेपोरेट हो जाएगा. लिक्विड फॉर्म में तो और नहीं एग्जिस्ट कर सकता, वो तो ईजिली मेल्ट हो जाए, इवेपोरेट ही हो जाएगा. तो अगर कुछ एग्जिस्ट कर सकता है तो वो गैशियस वर्जन में एग्जिस्ट कर सकता है. लेकिन गैशियस वर्जन में भी कैसे एग्जिस्ट करे, क्योंकि एटम को एटम तो रहने नहीं दे रही. इतनी हीट है सन के अंदर कि एटम भी एटम रह नहीं पा रहा. एटम क्या है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन. एटम के कोर की बात करें, उसमें क्या है आपको? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और उसके अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स. ओके, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ना. In the nucleus you can observe neutron proton. Okay, why electrons are revolving around it? Because there is positive charge, there is negative charge. Okay, तो एक tidal force है उनके बीच में. जैसे ब्रह्मांड में सब कुछ यूनिवर्स में हम ऑब्जर्व करते हैं, so there is unique tidal force. अब इतनी ज़बरदस्त वे में एनर्जी रिसीव हो रही है उन एटम्स को कि जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पील ऑफ हो जाते हैं. ओके, द हाई एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द स्टीलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पर्टिकुलर एटम. और जिस एटम की आप बात कर रहे हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, उनके सारा कुछ बैलेंस्ड होता है. ओके, वैलेंसीज वगैरह सब एवरीथिंग इज बैलेंस्ड. अब उसमें से अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स उड़ा दिए हैं, इतना ज़बरदस्त धक्का मारा उसको आपने उस एटम को कि इलेक्ट्रॉन उड़ गए उसके, क्योंकि एनर्जी इतनी है कि वो नहीं रह सकता इंटैक्ट. तो क्योंकि आपने हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी पढ़ा होगा, सो हाई एनर्जी है तो वाइब्रेशन विल बी फास्ट, विल बी फास्ट वाइब्रेशन. सो हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी, लो एनर्जी हाई स्टेबिलिटी. आप इतना अनस्टेबल कर देते हैं एटम्स को कि उनके इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं. तो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं तो एम्पल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जिससे लूज हुआ है उसने एक नेगेटिव चार्ज अगर किसी को दिया तो वो खुद पॉजिटिव हो गया ना. तो एम्पल अमाउंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, क्योंकि अब एटम अगर अपनी उस बैलेंस्ड वर्जन में नहीं रहेगा तो आप उसे आयन कहेंगे. अब वो पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, वो एक अलग एस्पेक्ट है. एनायन, कैटायन, दैट इज कैटायन, एनायन इज डिफरेंट एस्पेक्ट बट आयन. तो अब अल्टीमेटली पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे आपके पास और इनर्मस अमाउंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. तो पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड इसकी वजह से वो जो गैसेज हैं सन की, दे आर चार्ज्ड गैसेज. द एटमॉस्फेयर ऑफ सन इज अ चार्ज्ड एटमॉस्फेयर. That is the reason of the magnetic energy of the sun. That's why there is magnetic. And the ionized version of the gases is the fourth matter of this universe. We can study three type of matter in this universe. That is the solid, that is liquid, the gaseous. But the fourth type of matter is the plasma. Now what is plasma? Plasma is gaseous atmosphere, but it is in unique aspect. It is charged gaseous atmosphere. And when you are talking about the word charged, the actual word is the ionized.
सो द आयोनाइज्ड वर्जन ऑफ गैसेस इज कॉल्ड द प्लाज्मा। तो सन इज नोन फॉर द प्लाज्मा, सन प्लाज्मा के लिए जाना जाता है, ओके क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या है, चार्ज्ड है पूरी तरह से। चार्ज क्यों हुआ मैंने बता दिया, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फिर जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए उतने ही पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, जिस एटम से निकला वो पीछे आयंस छोड़ गए अपने। और ऐसे में जब आयंस हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स, तो मैग्नेटिक इफेक्ट तो होता ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। सो अल्टीमेट लेवल का मैग्नेटिक चार्ज है सन के अंदर, जिससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती हैं, एंड दीज मैग्नेटिक फील्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम अभी डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में। और मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिसिटीज विल ऑल्सो बी देयर, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड साइमल्टेनियसली मैग्नेटिक फील्ड्स, ये थ्योरी हम सब ने पढ़ी हुई है, आने वाले समय में मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, ओके। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो काम कैसे होता है इसको देखिए। तो ये जो पूरा रीजन है ये बहुत ज़बरदस्त हॉट हो रखा है, इसको एनर्जी बहुत ज़बरदस्त मिली है, प्लाज्मा के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा है ये, और उसमें ये बहुत ही रेरिफाइड एटमॉस्फेयर है। इट इज़ नॉट वेरी डेंस एज कम्पेयर टू कोर, इट इज़ द रेरिफाइड वर्जन, ओके, वेरी लेस डेंस एज कम्पेयर टू द कोर। तो इसकी वजह से यहाँ पर अब आपको अगर मूवमेंट कराना है एनर्जी का, तो मूवमेंट ड्यू टू द वेरी डेंस मटेरियल, मूवमेंट इमीडिएटली हो जाता है इन द सेंस ऑफ रेडिएशंस। तो यहाँ पर रेडिएशंस होता है, लेकिन जब मैं यहाँ पे इमीडिएटली की बात कर रहा हूँ तो भी 1 मिलियन ईयर लगते हैं, 1 मिलियन ईयर यहाँ पे ट्रेवल होने में लगते हैं, इट इज़ नॉट वेरी इमीडिएट, ओके। सो दैट्स वाई वी कैन कॉल द लेयर अराउंड द कोर रीजन द रेडिएटिव लेयर। ये रेडिएटिव लेयर है, कौन सी लेयर है, रेडिएटिव लेयर। और रेडिएटिव लेयर में क्या होता है, एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, और एनर्जी लेके जाने वाले पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज फोटॉन्स। और फोटॉन्स ही है ना जिसकी वजह से वर्ड आता है लाइट, तो लाइट, ओके। तो गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, बहुत हाई एनर्जी रेज हैं, और फोटॉन्स हैं जो एनर्जी को लेकर के आगे जाने वाले हैं। आई बात समझ में। सो दिस जोन इज द रेडिएटिव जोन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द traversing of the X-rays, the gamma rays and the photons. Photons are the carrier of the energy, okay. Then they will enter into the next layer, and that next layer is called the convective layer. Convective layer. कन्वेक्टिव लेयर में जब ये एनर्जी एंटर होती है तो ये किस तरह की लेयर है इसको समझना भी ज़रूरी है। देखो इसमें क्या होने लगेगा, इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल यूनिक है, वो रेडिएटिव नहीं है, वो कंडक्टिव नहीं है, वो कन्वेक्टिव है। यानी कि यहाँ पर हर पार्टिकल अपनी एनर्जी खुद ही उस पार्टिकल तक लेकर के जाएगा जिस पार्टिकल को एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर आपको व्हर्ल मोशंस दिखेंगे, यहाँ पर यू कैन ऑब्जर्व द कन्वेक्टिव सेल्स लाइक इन द टी बीकर, तो यहाँ पर भी आपको वही दिखेंगे, द वॉल्स। सो सेल्स विल बी देयर, एनर्जी सेल्स, इट इज़ कॉल्ड द कन्वेक्टिव सेल जोन्स, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर आपको कन्वेक्टिव सेल्स जोन्स सरफेस तक जाके सारी एनर्जी दे देंगे। बीच में ये देख पा रहे हैं ना आप, ये बन पा रहा है ना, क्योंकि इस तरह से ये चल रहे हैं, तो यहाँ से तो सारी एनर्जी जा रही है, ओके। और ये सेल्स बन रहे हैं, लाइकवाइज सेल्स, ओके। वहाँ पर भी जो चाय भी आपने उबाली थी वहाँ पर भी 2 सेल्स बन रहे हैं ना, इस तरह से नीचे सेंटर से उभर करके साइड में गिर रहा है, तो एक तो ये वाला बन रहा है, जैसे लिथोस्फेयर के नीचे एस्थेनोस्फेयर है, एस्थेनोस्फेयर में भी 2 कन्वेक्टिव सेल्स बनते हैं, तो इस तरह से सेल बन रहे हैं। आई बात समझ में। सेल्स और सारी हीट एक्चुअली में कहाँ से बाहर आ रही है, सेंटर रीजन से। तो सबसे ज़्यादा गर्मी महसूस करनी है तो सेंटर रीजन में कर लेना, मज़ा आ जाएगा, सब पता लग जाएगा क्या आ रहा है बाहर। वहाँ से आ रहा है सहारा, लेकिन यार चाय का बीकर था यार, एक सेल बना वहाँ पे, लेकिन आपको क्या पता चाय के अंदर और छोटे छोटे कितने सेल बन रहे हैं। अगर इसे अब सन के लेवल पर ले आएँ तो एक लेवल पर एनर्जी उठी और वो गिर जाएगी, ओके। एक लेवल पर वो सेल बना और वो गिरेगा, लेकिन वो ब्रॉड सेल है, उसी सेल के लास्ट पॉइंट से एनर्जी गेन करके फर्दर सेल्स भी बनते हैं। इस तरह से सेल्स बनते जाते हैं एनर्जी के, और फाइनली सरफेस तक एनर्जी पहुंचती है। आई बात समझ में। एंड दिस एरिया जहाँ पर सरफेस पे एनर्जी रिसीव होती है, इट इज़ द फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर वो स्फेयर जो आपको अर्थ से दिखता है,
So you can observe the sphere of the sun from the earth. You can call that sphere is the photosphere. Why we are talking about the photosphere? It is very important. Okay, it is the first sphere that is a part of the external region of the sun. That all the layers that we have discussed right now, they are the part of the internal structure of the sun. That is the corona, radiative layer, and the convective layer. When we talk about the photosphere, it is the beginning of the external system of the sun. So photosphere is the region that you can perceive from the earth. It is the photosphere. Okay, ये फोटोस्फेयर है. इस तरह से सन की सारी एनर्जी सरफेस तक आई. अब जब फोटोस्फेयर पर सन की एनर्जी आएगी, व्हेन द एनर्जी ऑफ द सन रीचेस टू द फोटोस्फेयर, तो क्या होगा अल्टीमेटली, ये सारा हॉट हो जाएगा रीजन. और इसी तरह से कितने सारे सेल बने हुए हैं ना, जो गर्म करने में लगे हुए हैं, सारा पूरा चारों तरफ यही बने हुए हैं ना, तो वो पूरी तरह से सन के फोटोस्फेयर को गर्म कर देंगे. अब सन का जब फोटोस्फेयर है, तो इसी तरह से अर्थ की भी लेयर है, लिथोस्फेयर. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अर्थ, इट इज़ द क्रस्ट एंड द टॉप मोस्ट रीजन ऑफ द क्रस्ट जिस पे आप खड़े रहते हैं. लेकिन अर्थ के उसी रीजन से एक्सटेंड होकर के, ये अर्थ है तो अर्थ के उसी रीजन से एक्सटेंड होकर अर्थ का एक एटमॉस्फेयर भी तो है. ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, कितनी डिफरेंट लेयर है. मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, कितनी लेयर्स आर देयर, रेडियोस्फेयर ऑल्सो. इसी तरह से सन का जो फोटोस्फेयर है, उसके अराउंड जो उसकी सारी की सारी एनर्जी और गैसेस निकली हैं सन के सरफेस से, उसकी वजह से जो सन का पूरा एटमॉस्फेयर बना है, इट इज़ कॉल्ड द क्रोमोस्फेयर. इट इज़ कॉल्ड द क्रोमोस्फेयर. Okay, so photosphere is the word for the light, that you are saying that it is a light sphere. The chromosphere, chromo is the Greek word for the color, that you are saying that the colored sphere. That's why sun is always perceiving as a red particle. Okay, so the chromosphere, it is due to the chromosphere. क्योंकि जो पूरा का पूरा उसकी सरफेस से गैसेस बाहर आई हैं, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी बाहर आई है, वो सारी की सारी एकदम जलते हुए पर्यावरण के तौर पर एग्जिस्ट कर रही है, वो क्रोमोस्फेयर है. ओके, और ये जो क्रोमोस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर जो है, इसका जो बाहरी आभा मंडल है, द हेलो रीजन, द क्रोमोस्फेयर का जो बाहर आभा मंडल है, द हेलो रीजन, इट इज कॉल्ड द कोरोना. सो द हेलो रीजन, इट इज कॉल्ड द कोरोना. ओके, कोरोना यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट ऑब्जर्व कोरोना unless until there is complete solar eclipse. जब तक चंद्रमा पूरी तरह से घेर नहीं लेता है सूर्य को, तब तक कोरोना नहीं दिखता. जब चंद्रमा सूर्य को घेर लेता है, तो उसके अराउंड वो जो फिर एक रिंग दिखता है, वो रिंग कोरोना है. क्यों नहीं दिखता जब तक सूर्य ग्रहण नहीं लगता? या तो कोरोना ग्राफ आज की डेट में यूज़ होता है, आप उसके थ्रू देख सकते हो, लेकिन वैसे क्यों नहीं दिखता नेकेड आइज से? उसका रीज़न ये है कि क्रोमोस्फेयर का इतना ब्लिस्टरिंग इफेक्ट है, इतना चमकीला असर है कि कोरोना दिखता नहीं है. और आई बात समझ में? तो फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर के चमकीलेपन की वजह से कोरोना ऑब्जर्व नहीं आता. सो यू कैन ओनली ऑब्जर्व कोरोना अंडर इन द इम्पैक्ट ऑफ द टोटल सोलर एक्लिप्स, when the moon will cover the surface of the sun, then you can observe the ring around that moon, the halo type ring. It is called the corona. Why you are not able to observe corona in the normal circumstances? Because there is a strong blistering or lighting effect of the photosphere, chromosphere. Under that impact you cannot observe the corona. It is very similar that in the impact of the city light, you cannot observe the stars in the night sky. Yes. Okay, like in the direct sunny day, it is around the 12 noon, you are standing outside the room, you cannot observe the torch of your mobile phone under the direct impact of the sunlight. It is very simple with the corona and the photosphere. So due to the impact of the light of the photosphere, you cannot observe the corona. Okay, ये रीज़न है. कोरोना की कोई आउटर लिमिट नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ. बाकी सबकी आउटर लिमिट्स हैं. हम आज सन की स्टडी नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं वो आउटर लिमिट्स नहीं बता रहा. सबका एक डिस्टेंस है, आउटर लिमिट है, वहाँ पे जाके वो ख़त्म हो जाती है. बट कोरोना की आउटर लिमिट नहीं है. आई बात समझ में? वो एक्सटेंड होता रहता है. कोरोना में कोरोनल होल होते हैं, और कोरोनल होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोलर विंड्स. जो कोरोना से सोलर विंड्स आती हैं आपके पास, वो कोरोनल होल्स के थ्रू होकर के आती हैं, और वही सोलर विंड को हमें स्टडी करना है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, coronal holes are responsible for the passage of the magnetic fields, and that's why this particular
weaker point in the coronas, the passage of the magnetic field is responsible for the free passage of the solar winds also. रास्ता बना हुआ है ना, तो सोलर विंड्स निकल जाती हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है. इतनी बात समझ में आई? सन के बारे में ये क्लियर हुआ? अब सन के विषय में कुछ और बहुत ज़रूरी चीज़ें समझनी जरूरी है, तब ये क्लियर हो जाएगा. साइंटिस्टों ने जब ये पार्कर सोलर प्रोब भेजा है, तो इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें ये एक स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या डायनेमिक्स हैं और क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं सोलर विंड्स के, क्या मैकेनिज़्म है मैग्नेटिक फील्ड का, क्या मैकेनिज़्म है एनर्जेटिक पार्टिकल्स का. तो जब हमें सन को स्टडी करना है, हमें कोरोना पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़नी है, एनर्जेटिक पार्टिकल्स पढ़ने हैं, सोलर विंड पढ़नी है. क्योंकि सन की जब कोर की बात कर रहे हैं, ये रेडिएशन दे रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहा है, ये जब सरफेस पे है तो ये इंसोलेशन दे रहा है जो आपको मिल रही है ना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इंसोलेशन दे रहा है, और यही कोर मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है. तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ द रेडिएशंस, and that everything is ultimately responsible for the insolation ejected from the photosphere, and that insolation you are receiving at the surface of the earth, at the surface of the outer atmosphere you are receiving that insolation. okay, और इसी की वजह से आपके ग्रह पर जीवन है, फोटोसिंथेसिस है, जिंदगी है, लाइट भी रिसीव करते हो, हीट भी रिसीव करते हो सन से. लेकिन सन से सिर्फ लाइट हीट नहीं आती, बहुत सी हार्मफुल रेडिएशंस भी आती हैं और बहुत सारे मैग्नेटिक एनर्जेटिक पार्टिकल्स भी आते हैं जो आपको पता नहीं लगते हैं, लेकिन वो आते हैं और उनका बहुत बड़ा रोल है. और वो रोल है स्पेस वेदर में. आपकी अर्थ पे आप रहते हैं, लेकिन आपकी अर्थ के बाहर जब आप बाहर जाते हैं तो सैटेलाइट्स भी हैं और वो काम कर रहे हैं, और वो सैटेलाइट स्पेस वेदर में आते हैं. स्पेस वेदर, दिस होल वाइट बोर्ड इज़ अ काइंड ऑफ स्पेस वेदर. और यहाँ पे कहीं आपका अर्थ प्लैनेट है, उस पे आप रह रहे हैं, आपको कोई इशू नहीं, क्योंकि आपका एक अपना लोकल वेदर है जो एक बड़े क्लाइमेट का हिस्सा है, और क्लाइमेट आपके बड़े एटमॉस्फेयर का हिस्सा है. लेकिन ये आपकी अर्थ और एटमॉस्फेयर के परे भी, इसके बाहर भी एक स्पेस है, और वो स्पेस का अपना वेदर है. वो वेदर डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है सन, और सन में वो जो फिनोमेना है जो उस वेदर को इम्पैक्ट कर रहा है, वो हैं द सोलर फ्लेयर्स, जिनको आप सोलर प्रोमिनेंस भी कहते हैं, सोलर स्टॉर्म्स भी कह देते हैं, और सोलर विंड भी कह देते हैं. तो सोलर फ्लेयर्स यानी कि सूरज की ज्वालाएं, जैसे ज्वालामुखी धरती पे फटते हैं, वहाँ भी ज्वाला फटती है. तो सोलर फ्लेयर्स, यू कैन कॉल देम सोलर प्रोमिनेंस, यू कैन कॉल देम सोलर स्टॉर्म्स, सूरज की आंधियाँ, सूर्य की तूफान, और यू कैन कॉल देम सोलर विंड, सूर्य पवने, सारी चीज़ें आप कह सकते हैं. वो सारा फिनोमेना एक ही है, एक ही से दूसरे का जन्म हो रहा है. वो सारा का सारा प्रभावित कर रहा है पूरे वेदर, स्पेस वेदर को. ये सोलर पार्कर सोलर प्रोब को पढ़ना है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप पार्कर सोलर प्रोब की बात करें तो पार्कर सोलर प्रोब किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज लिविंग विद अ स्टार प्रोग्राम. लिविंग विद अ स्टार प्रोग्राम. एंड व्हाट इज लिविंग विद अ स्टार प्रोग्राम? टू अंडरस्टैंड the aspects of sun and earth system that can directly affect life and society. सूरज सितारों के साथ जीना है हमें. क्यों जीना चाहते हैं हम? ये MCQs में एज इट इज स्टेटमेंट आएंगी. क्यों जीना चाहते हैं? बिकॉज वो उन एस्पेक्ट्स को समझ रहे हैं, स्टार एंड अर्थ सिस्टम, सन एंड अर्थ सिस्टम, जो लाइफ एंड सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं. क्यों पढ़ रहे हो सन को? आज आप हो कौन, जरा ध्यान से खुद को देखो. लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड होकर के अपलोड होगा. लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वायरलेस माइक्रोफोन्स के थ्रू. ये कैसे हो जा रहा है? कौन सी वेव्स काम कर रही हैं? कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वर्क कर रहा है इस पर? ये सारे कैसी चीज़ें कंटेंट अपलोड हो जाएगा? इंटरनेट अवेलेबल है, कौन से लिंक्स अवेलेबल हैं सारे के सारे. तो सैटेलाइट्स वर्क कर रहे हैं. आपकी पूरी लाइफ इस समय जो खड़ी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे खड़ी है, डिजिटल वर्ल्ड में खड़ी है. मोबाइल से चलते हो आप, सारा डाटा इससे जुड़ा हुआ है. 1989 रात के 2:15 बजे ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कनाडा लाइट चली गई थी, 9 घंटे के बाद आई थी. क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम, ग्रिड सिस्टम कोलैप्स कर गया था. क्यों कोलैप्स हुआ था? क्योंकि उस साल बहुत ज़बरदस्त सोलर फ्लेयर निकली थी सन से, और उसने पूरे इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को ख़त्म करके रख दिया. इतना ज़बरदस्त मैग्नेटिक इफ़ेक्ट आया कि जो तारें थी, जो करंट था सिस्टम, सारा इम्बैलेंस हो गया, और इसी की वजह से सारे की सारी बिजली ध्वस्त हो गई. अगर आज ये होता है तो इसका सीधा इम्पैक्ट आप पे है. सो द थिंग इज़, द केसेस लाइक 1989 एंड द complete breakdown of the grid power system
for that you need to understand the better knowledge about the solar flares and the solar winds, so that you can very well predict in advance what kind of a harm or what kind of negative effect is going to happen on the electricity transmission system or everything. You can better understand the space programs, you can better formulate the security mechanism, you can better prepare your gadgets or everything to protect them from the harmful effects of the dangerous radiations and the energetic particles of the sun, because you are living in a more virtual world, you are connected with the gadgets, you are connected with the internet, so you need to protect yourself. For that you need to understand, okay. और इसकी मदद से ही हम दूसरे ग्रहों के बारे में भी कैसे पहुंचना है समझ पाएंगे, जान पाएंगे, उनके फिनोमेना को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि वहाँ पर रेडिएशन का क्या इम्पैक्ट है, सोलर विंड वहाँ पर कैसे आती हैं, कैसे काम करती हैं, और इसी की मदद से आप समझ पाएंगे कि स्टार्स कैसे बने। बिकॉज सोलर मिशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई नियरेस्ट स्टार है तो वो सन है, और सन की मदद से ही आप बाकी स्टार्स को समझ सकते हैं, वो बाकी स्टार सारे दूर हैं। तो एक बार अगर आपने सन से निकलने वाली चीज़ें समझ ली तो सन को समझने में और आसानी होगी, इससे आप दूसरे स्टार्स के बनने के प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। बिकॉज द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड the basic phenomena of the sun, all the emanating particles from the sun, all the magnetic fields and every phenomena, then you can very well predict the process of the formation of the sun, the working of the sun, the phenomena of the sun. Then on the basis of those conclusions and discoveries, you can very well understand the formation of other stars, other particles and other magnetic fields, so that you can very well plan your other space programs to the other planets, okay. Because then you can plan your voyages in a more better sense. For you can compare this situation when we were talking about the world in the medieval society. There was a complete myth then that there is some kind of edge of the earth and everyone will die if they can cross that particular edge in the oceans. So if you want to do voyages in the oceans, you want to traverse the oceans, first of all you need to understand the vast ocean. First of all, for that you need to gain the knowledge about the ocean. उस समुद्र को पढ़ना होगा. Likewise, if you want to venture into the space, you need to understand that ocean of space, and that ocean of space is impacted by a particular weather, and that weather is somewhere driven by the sun. So you need to understand the space weather. If you want to venture into the other planets, if you are exploring the life on the Mars, if you are exploring the water on the moon, for that you need to understand the space weather better. And the main regulating force behind that space weather is the sun. So that for that you need to understand the sun better. आपको सूरज को बेहतर पढ़ना पड़ेगा. क्यों? 99.8% मास ऑफ द होल सोलर सिस्टम सन में है. 99.8% मास ऑफ द होल सोलर सिस्टम इज इन द सन. दैट्स वाई सन के अराउंड सारे के सारे 8 प्लैनेट लगभग 8 प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं. 1 दर्जन के अराउंड ड्वार्फ प्लैनेट, almost a dozen around dwarf planets, almost 170 moons. Like the moon, our moon is the moon, we can call it moon. Likewise, other satellites are revolving around the other planets. Likewise, the Jupiter, Saturn, they are having large number of moons revolving around them. So you can understand the 170 total moons, and you can understand unaccountable comets and the asteroids. If you can understand them better, for that you need to understand the sun, because sun is having 99.8% mass of the whole solar system, and that sun is ultimately composed of 73% hydrogen, 25% helium. So 98% gases are hydrogen and helium, and rest 2% are the gases similar to the earth, like the nitrogen, oxygen, carbon. These are the gases of the sun. So for that you need to understand it if you want to understand the space weather, okay. इसके लिए ये आपको पढ़ना पड़ता है. और सूर्य को अगर देखें तो बहुत बड़ा है. 109 अर्थ रख दें तो जितना डायमीटर बनेगा उतना सूरज का बनेगा. 109 अर्थ रखेंगे तो जितना डायमीटर बनेगा उतना सन का डायमीटर है. सारे प्लेनेट डाल दो सन के अंदर, डालने के बाद उतना 600 गुना जोड़ो, फिर सन बनता है. मतलब ऐसा बड़ा सा एक्वेरियम है कांच का, उसमें 8 प्लेनेट ऐसे डल जाएंगे जैसे छोटे छोटे बंटे. Like the pearls, you are going to dip inside the sun, and to fill the sun you need to fill 600 times mass and the material as compared to the 8 planets. 600 गुना ज़्यादा माल भरोगे तो सन बनेगा. तो वो तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं. अब आता है सारा